डगलस एडम्स की ना एक बहुत मशहूर कल्ट क्लासिक साइंस फिक्शन किताब है, द रेस्टोरेंट एट द एंड ऑफ द यूनिवर्स। हाँ बिल्कुल, बहुत ही कमाल की किताब है वो। राइट। तो उस किताब में ना एक बेहद हास्यपूर्ण लेकिन थोड़ा अजीब गरीब सा सीन है। मतलब कहानी में एक ऐसे भविष्य की कल्पना की गई है जहां एलियंस ने जेनेटिक इंजीनियरिंग करके गायों की एक ऐसी नस्ल तैयार कर ली है जो न सिर्फ इंसानों की तरह बात कर सकती है, बल्कि वो खुद चाहती है कि उसे खाया जाए। अच्छा, वो वाला सीन जहाँ गाय लिटरली डिनर टेबल पर आती है। हाँ वही। कल्पना करो कि एक शानदार डिनर टेबल सजी है, मेहमान बैठे हैं, और तभी एक गाय खुद चलकर उनके पास आती है। वो बेहद अदब से मेहमानों से मिन्नतें करती है कि वे उसके रसीले और मुलायम अंगों को छूकर देखें और तय करें कि उन्हें उसके शरीर का कौन सा हिस्सा खाना है। मतलब वो खुशी खुशी ओवन में जाने के लिए एकदम बेताब है। सुनने में ये पूरी तरह से बेतुका और एक डार्क ह्यूमर लगता है। मतलब कोई भी सामान्य इंसान जब एवोल्यूशन या विकासवाद के बारे में सोचता है तो यही लगेगा कि प्रकृति ऐसे जीन को कैसे चुन सकती है जो किसी जीव के अंदर खुद का शिकार होने की इच्छा पैदा कर दे। बिल्कुल। एवोल्यूशन का तो पूरा खेल ही जिंदा रहने का है ना। एकदम सही बात है। और यहीं से आज की इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत होती है। मैंने हाल ही में एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पर कुछ बेहद दिलचस्प सोर्स मटेरियल पढ़ा है जो इस डगलस एडम्स वाली कहानी को एक अलग ही नजरिए से दिखाता है। अच्छा। हाँ, मतलब विज्ञान कथाओं में जो बात एक मजाक लगती है, प्रकृति के असल और खूंखार मंच पर वो कोई मजाक नहीं है। जीव विज्ञानियों ने इस विषय पर जो अध्ययन किया है उसके एक चैप्टर का नाम ही डाइंग फॉर सेक्स है। बाप रे, डाइंग फॉर सेक्स नाम से काफी इंटेंस लग रहा है ना। और इसे समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट प्रतीक का इस्तेमाल किया है। एक सर्कल के अंदर तीर का निशान, जो नर या पुरुष आकृति का पारंपरिक चिन्ह होता है। हाँ, जो बायोलॉजिकल मेल सिंबल है। राइट। ये चिन्ह यहाँ इस बात को दर्शाता है कि नर प्रजातियों पर एक ऐसा भारी जैविक दबाव होता है जहाँ प्रजनन या रिप्रोडक्शन किसी भी तरह जीवित रहने से कहीं ज्यादा बड़ा लक्ष्य बन जाता है। ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड का एक ऐसा पहलू है जो हमारी उस सामान्य समझ को पूरी तरह से उलट देता है जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मतलब हम हमेशा डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को ये मानकर चलते हैं कि प्रकृति में हर जीव का प्राइमरी गोल अपनी जान बचाना है। हाँ, जो सबसे लंबी उम्र जिएगा वही सबसे फिट है। हम तो यही सोचते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब हम जेनेटिक्स के गणित और रिप्रोडक्शन के अर्थशास्त्र को गहराई से देखते हैं ना, तो प्राथमिकताएं पूरी तरह से बदल जाती हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि फिटनेस का मतलब लंबी उम्र नहीं है। रुको, ये बात थोड़ी गले से नीचे नहीं उतर रही। मतलब इवोल्यूशन का तो पूरा आधार ही सर्वाइवल है। अगर कोई जीव जानबूझकर मौत के मुंह में जा रहा है तो उसके जीन तो वहीं खत्म हो जाने चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है। तो प्रकृति इस बेवकूफी को बढ़ावा कैसे दे सकती है? यही तो सबसे दिलचस्प पहेली है। प्रकृति के लिए फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आपकी उम्र कितनी लंबी है। प्रकृति के लिए सफलता का इकलौता पैमाना यह है कि आपने अपनी अगली पीढ़ी में अपने कितने जीन सफलतापूर्वक पहुंचाए हैं। ओके। अगर एक छोटी उम्र का जीव मरने से पहले अपने 100 बच्चे पैदा कर देता है और एक लंबी उम्र जीने वाला जीव अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 बच्चे पैदा कर पाता है, तो प्रकृति की नजर में वो जल्दी मरने वाला जीव ज्यादा फिट है? एकदम सही। वो जल्दी मरने वाला जीव कहीं ज्यादा सफल माना जाएगा। ओहो। तो चलिए डगलस एडम्स की उन काल्पनिक आत्महत्या करने वाली गायों से निकलकर असल दुनिया के एक बहुत ही डरावने उदाहरण की ओर चलते हैं। ब्लैक विडो मकड़ी। ब्लैक विडो? इसका तो नाम ही काफी खौफनाक है। हाँ, हम सबने इसका नाम सुना है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब एक नर ब्लैक विडो मकड़ी और मादा मकड़ी संभोग कर रहे होते हैं तो ठीक बीच में नर मकड़ी एक बैकफ्लिप मारता है। हाँ, सीधा हवा में। और वो सीधे मादा मकड़ी के खतरनाक दांतों के बीच कूद जाता है और फिर मादा बिना कोई समय बर्बाद किए उसके पिछले हिस्से को खाने लगती है। सच में ये बहुत ही ब्रूटल है। और सबसे अजीब बल्कि थोड़ा विचलित करने वाली बात यह है कि मादा उसके मृत शरीर के साथ ही अपना संभोग जारी रखती है। जीव विज्ञान में इसे नेक्रोफिलिया कहा जाता है। मेरा सवाल ये है कि मतलब एक नर मकड़ी ऐसा क्यों करेगा? पहली नजर में ये उस नर मकड़ी की सबसे बड़ी बेवकूफी लगती है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर हम इसे इवोल्यूशन के लेंस से देखें तो यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है
कि ये कोई बेवकूफ़ी नहीं है। तो क्या है? ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक आत्महत्या है, मतलब स्ट्रेटेजिक सुसाइड। अपनी जान दे देना रणनीति कैसे हो सकती है? मेरा मतलब है, काम पूरा होने के बाद वो भाग क्यों नहीं जाता? भागकर वो किसी दूसरी मादा मकड़ी के साथ भी तो प्रजनन कर सकता है, जिससे उसके और ज्यादा जीन आगे बढ़ेंगे, है ना? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन यहाँ हमें मकड़ियों की दुनिया के अर्थशास्त्र को समझना होगा। मादा ब्लैक विडो मकड़ी एक ही बार में कई नरों के साथ संभोग कर सकती है। ओके, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। बिल्कुल। अगर यह नर मकड़ी संभोग करके भाग जाता है तो पूरी संभावना है कि कोई दूसरा नर आकर उस मादा के साथ संभोग करेगा। ऐसे में पहले वाले नर के शुक्राणुओं को दूसरे नर के शुक्राणुओं से लड़ना पड़ेगा। अच्छा, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अंडे किसके शुक्राणु से फर्टिलाइज होंगे? एकदम सही। जीव विज्ञान में इसे पैतृक निश्चितता या पैटर्निटी सर्टिनिटी की लड़ाई कहते हैं। ओह, अब मुझे समझ आ रहा है। आइए इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। ये ऐसा है जैसे आप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई किसी ऐसे स्टार्टअप में लगा दें जिसे आप खुद कभी सफल होते नहीं देख पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपको ये पक्का पता है कि वो कंपनी आपके बच्चों को सीधा अरबपति बना देगी। मतलब आप अपने लिए नहीं, अपने इन्वेस्टमेंट यानी अपने जीन्स के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। जब नर अपना शरीर मादा को भोजन के रूप में सौंप देता है तो मादा को एक पूरा भारी और पौष्टिक भोजन मिल जाता है, और पेट पूरी तरह से भर जाने के कारण मादा सुस्त हो जाती होगी। बिल्कुल। वो इतनी सुस्त हो जाती है कि इस बात की संभावना लगभग खत्म हो जाती है कि वो किसी और नर की तलाश करेगी या किसी और को पास आने देगी। तो उस नर ने अपनी जान देकर 100% गारंटी ले ली। हाँ, उसने ये पक्का कर लिया कि अब जो भी अंडे पैदा होंगे वो उसी के होंगे। किसी प्रतिद्वंदी के शुक्राणु वहां पहुंच ही नहीं सकते। ये तो मास्टर स्ट्रोक है, भले इसके लिए जान चली जाए। लेकिन हाँ, नर मकड़ी कोई गणित लगाकर या बैठकर ये सब सोच समझकर नहीं करता। लाखों सालों के इवोल्यूशन ने उसके अंदर ऐसे जीन विकसित कर दिए हैं जो उसे इस आवेगपूर्ण हरकत के लिए मजबूर करते हैं। बच्चे ज्यादा हुए, इसलिए आज दुनिया में आत्मघाती मकड़ियों की ही आबादी बची है। यार, ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। लेकिन जब हम मादा मकड़ी को इस तरह हावी होते और नर को महज एक इस्तेमाल की चीज की तरह देखते हैं तो मुझे तुरंत इंसानी समाज का ख्याल आता है। किस तरह से? मैंने जिन सोर्सेस को पढ़ा उनमें इस बात पर भी चर्चा की गई है कि कैसे कीड़ों और जानवरों की ये दुनिया फेमिनिज्म जैसी हमारी मानव विचारधाराओं के सामने एक बहुत ही अजीब सा आईना रखती है। हाँ, जीव विज्ञानियों ने इस पर काफी रोचक टिप्पणियां की हैं। इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। अगर हम इंसानी समाज की जो मॉडरेट फेमिनिस्ट विचारधारा है उसकी बात करें, जो समानता, शांति और नर मादा के बीच एक संतुलन की वकालत करती है, राइट, इक्वालिटी, हाँ, तो उसे जानवरों की दुनिया में कोई खास समर्थन नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि लगभग सभी स्तनधारी प्रजातियों में यानी मैमल्स में नर जन्म से ही अधिक आक्रामक, हावी होने वाले और शारीरिक रूप से बड़े होते हैं। उनका पूरा फोकस सिर्फ प्रतियोगिता जीतने पर होता है। बिल्कुल। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम जो रेडिकल फेमिनिस्ट विचारधारा है उसे देखें, जहां मादा को पूरी तरह से सर्वोपरि और नरों को सिर्फ प्रजनन के लिए एक जरूरी लेकिन तुच्छ हिस्सा माना जाता है, तो उसे कीड़ों की दुनिया में भरपूर समर्थन मिलता हुआ दिखाई देता है। हाँ, इंसेक्ट्स वर्ल्ड में तो फीमेल्स ही बॉस हैं। बिल्कुल। वो नरों की तुलना में आकार में काफी बड़ी होती हैं, बहुत अधिक आक्रामक होती हैं और ज्यादा समझदार भी होती हैं। मुझे वो प्रेइंग मैंटिस का उदाहरण याद आ रहा है। अरे हाँ, प्रेइंग मैंटिस तो इस बात का सबसे एक्सट्रीम उदाहरण है। संभोग के ठीक बीच में मादा प्रेइंग मैंटिस अपनी प्रेमी का सर धड़ से अलग कर देती है। बाप रे! पर आराम से उसके गले का खून पीने लगती है। और प्रकृति का सबसे काला मजाक देखिए, सिर कटने के बाद उस बिना सिर वाले नर का शारीरिक प्रदर्शन वास्तव में पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। सिर कटने के बाद भी? हाँ, उसका नर्वस सिस्टम बिना सिर के भी अपना काम पूरा करता है। ओह, अब ये बात मुझे थोड़ा परेशान कर रही है। क्या जानवरों के इन बेहद क्रूर, खूनी और आदिम व्यवहारों से इंसानी समाज के लिए कोई वैचारिक, राजनीतिक या सामाजिक रूपक निकालना सही है? ये बहुत लोग पूछते हैं। मेरा मतलब है, हम इंसानों का समाज, हमारी नैतिकता और हमारी विचारधाराएं तो बहुत अलग और ऊंचे स्तर पर काम करती हैं। क्या हम एक कीड़े के व्यवहार को देखकर ये कह सकते हैं कि देखो, प्रकृति में तो यही होता है? और मैं ये साफ कर दूं कि हम यहाँ किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसका सीधा जवाब है नहीं।
कई जीव विज्ञानी और लेखकों ने भी इन जैविक तथ्यों से किसी भी तरह के पॉलिटिकल मेटाफर निकालने से साफ इनकार किया है। सही बात है। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति पूरी तरह से अंधी और निष्पक्ष है। उसे हमारी किसी भी इंसानी विचारधारा, नैतिकता या न्याय से कोई मतलब नहीं है। प्रकृति का कोई एजेंडा नहीं होता। राइट। उसका एकमात्र मैकेनिज्म यह है कि अगली पीढ़ी तक जीन कैसे पहुंचेंगे। जो भी तरीका कारगर होता है, चाहे वो नर का हावी होना हो या मादा का नर को खा जाना, प्रकृति बस उसे अपना लेती है। तो इन बातों से कोई इंसानी वैचारिक पक्ष तय नहीं किया जा सकता? एकदम सही। ये बात एकदम साफ होनी चाहिए। तो चलिए वापस उस बायोलॉजिकल खेल पर आते हैं। मान लिया कि सेक्स के दौरान मौत हो सकती है, लेकिन एक पार्टनर ढूंढने का जो सफर है, जिसे हम कोर्टशिप कहते हैं, वो भी तो सीधे सीधे मौत को दावत देता है। बिल्कुल। रोमांस का जोखिम प्रकृति में हर कदम पर है। साथी को लुभाने के लिए जो दिखावा करना पड़ता है, वो अक्सर शिकारियों को खुला निमंत्रण होता है। ये तो किसी अंधेरी और सुनसान गली में अपने सिर के ऊपर एक चमकदार नियॉन साइन बोर्ड लगाकर घूमने जैसा है कि मैं यहाँ हूँ, आओ और मुझे खा लो। और असल में ऐसा ही होता है। वो प्यार की चमक चमगादड़ों और दूसरे शिकारियों के लिए उस जुगनू को एक बेहद आसान टारगेट बना देती है। जुगनू जानता है कि चमकने से जान जा सकती है, लेकिन बिना चमके उसे मादा नहीं मिलेगी। यानी उसके जीन वहीं खत्म हो जाएंगे। मच्छर का उदाहरण भी तो ऐसा ही है। हाँ, मच्छरों में भी यही खेल है। मादा मच्छर अपने पंखों से जो भिनभिनाहट पैदा करती है, वो नर मच्छर के लिए किसी रोमांटिक संगीत जैसी होती है। वो उसी आवाज को सुनकर खिंचा चला आता है, लेकिन वही आवाज उस विशाल इंसान के कानों में बहुत चुभती है, जिसका खून उस मादा मच्छर को अपने बच्चों के लिए चाहिए होता है। और उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा एक जोरदार थप्पड़ मारता है और मच्छर का खेल खत्म। यही वो गणित है जो मदर नेचर बार बार लागू करती है। सोचिए, अगर किसी जीव में एक ऐसा जीन है जो उसे बहुत ही सुरक्षित और छिपकर रहने को कहता है, तो वो लंबी उम्र जिएगा। हाँ, लेकिन शायद उसे कोई साथी ना मिले और वो बिना बच्चे पैदा किए मर जाए। दूसरी तरफ एक ऐसा जीन है जो जीव को अंधाधुंध खतरे उठाने को कहता है। वो जीव शायद कुछ ही दिनों में मारा जाए, लेकिन मरने से पहले वो अपने 10 बच्चे पैदा कर दे। तो कुछ ही पीढ़ियों में सुरक्षित रहने वाले जीन पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। बिल्कुल। और खतरे उठाने वाले आत्मघाती यौन व्यवहार वाले जीन पूरी आबादी पर हावी हो जाएंगे। मशहूर मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड ने इंसानी मनोविज्ञान के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जीव विज्ञानियों का मजाक में कहना है कि अगर फ्रॉइड नर मकड़ी या जुगनू के इस मनोविज्ञान का अध्ययन करते तो उन्हें तो मजा ही आ जाता। सच में फ्रॉइड को तो पक्का एक पूरी नई थ्योरी लिखने का मसाला मिल जाता। लेकिन अब तक हमने सिर्फ कीड़े मकोड़ों की बात की है। उनका दिमाग बहुत छोटा होता है, तो उनकी ये अजीब हरकतें समझ में आती हैं। हाँ, वो तो बेसिक इंस्टिंक्ट पर चलते हैं। लेकिन जब हम विशाल जीवों, मैमल्स और इंसानों की बात करते हैं, तो क्या तब भी यही नियम लागू होता है? बिल्कुल लागू होता है। यहाँ तो शुक्राणु बनाम गर्भ की एक पूरी की पूरी पागलपन भरी इकोनॉमी देखने को मिलती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर इन अजीबोगरीब हरकतों से उनकी जान ही चली जाती है, तो ये विकासवाद के नजरिए से फायदेमंद कैसे हुआ? अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो जीव विज्ञान के इस आर्थिक पहलू को समझे बिना हम जानवरों और इंसानों के व्यवहार को नहीं समझ सकते। जैविक रूप से देखा जाए तो नर के शुक्राणु बहुत ही सस्ते होते हैं। सस्ते से आपका मतलब है कि उन्हें बनाने में कम एनर्जी लगती है? राइट। नर का शरीर हर दिन लाखों करोड़ों शुक्राणु पैदा कर सकता है। इसमें बहुत कम ऊर्जा लगती है। लेकिन इसके विपरीत मादा का गर्भ बहुत ही महंगा निवेश है। हाँ, क्योंकि मादा को एक सीमित संख्या में अंडे मिलते हैं। बिल्कुल। उसे महीनों तक बच्चे को गर्भ में पालना होता है और फिर जन्म देने के बाद उसे दूध पिलाकर बड़ा करना होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि मादाएं बहुत ही सोच समझकर अपना साथी चुनेंगी, क्योंकि उनके पास दांव पर लगाने के लिए बहुत कम मौके हैं। एकदम सही। और क्योंकि मादाएं इतनी चूजी होती हैं, इसलिए नरों के पास अपनी सुरक्षा की परवाह करने का विकल्प ही नहीं बचता। उनके लिए सबसे जरूरी हो जाता है दिखावा करना। उन्हें साबित करना होता है कि वे बाकी सब नरों से बेहतर हैं। हाँ, क्योंकि दांव पे बहुत कुछ लगा है। या तो उन्हें ढेर सारे बच्चे पैदा करने का मौका मिलेगा और वे पूरी आबादी पर राज करेंगे, या फिर उन्हें एक भी मौका नहीं मिलेगा और उनका वजूद इतिहास से मिट जाएगा। और इसे साबित करने के लिए नर जो हरकतें करते हैं वो किसी पागलपन से कम नहीं है। अफ्रीका के जंगलों में एक नर गजेल को ही लीजिए। सामने एक खूंखार चीता या बाघ खड़ा है। हाँ, ये बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। किसी भी समझदार जीव को छिपकर अपनी जान बचानी चाहिए,
लेकिन वो नर गजल भागने के बजाय बाघ के ठीक सामने हवा में ऊंचे ऊंचे गोते लगाने लगता है, जिसे स्टॉटिंग कहते हैं। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि आसपास खड़ी मादाएं उसे देख सकें और सोचें, वाह, ये नर इतना ताकतवर और तेज है कि ये शिकारी के सामने भी खेल रहा है। इसके जीन मेरे बच्चों के लिए एकदम सही रहेंगे। बाप रे। और मोर का उदाहरण तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। डार्विन खुद मोर की पूंछ देखकर परेशान हो गए थे। एक मोर अपने पीछे एक इतनी लंबी, भारी और रंग बिरंगी पूंछ उगा लेता है जिसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है। कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है उसका? बिल्कुल नहीं, बल्कि उस भारी पूंछ की वजह से वो ठीक से उड़ भी नहीं पाता और शिकारियों के लिए उसे पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। मोर की पूंछ दरअसल एक हैंडीकैप या जानबूझकर लिया गया नुकसान है। अच्छा। हाँ, मोर मादा को ये संदेश दे रहा है कि देखो, मेरे पास इतनी भारी और उलझने वाली पूंछ है जो मेरी जान ले सकती है, फिर भी मैं जिंदा हूं। सोचो मेरे अंदर कितने मजबूत जीन होंगे। ओहो, ये तो अलग ही लेवल का शो ऑफ है। इसी तरह आप समुद्री शेरों को देखिए। 20 नर सी लायन शांति से बैठकर आपस में मादाओं का बंटवारा नहीं करते। वे एक दूसरे के साथ खूनी लड़ाइयां लड़ते हैं, बुरी तरह घायल होते हैं और कई बार जान भी गंवा देते हैं, सिर्फ ये तय करने के लिए कि अल्फा कौन है। मतलब पौरुषी पागलपन है। नरों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन उन्हें भारी और जानलेवा जोखिम लेने पर मजबूर करता है। और ईमानदारी से कहूं तो मुझे इसमें और हमारे इंसानी समाज में कोई बहुत बड़ा फर्क नजर नहीं आता। बिल्कुल, इंसान भी इसी बायोलॉजिकल ड्राइव का हिस्सा है। मुझे तुरंत उस टीनेज लड़के की याद आ रही है जो रिहायशी इलाके में अपनी हॉट रॉड कार को 150 की स्पीड से भगाता है। वो भी तो ठीक वही कर रहा है जो नर गजेल बाघ के सामने उछलकर कर रहा था। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। एक युवा नर के लिए जो समाज में दूसरे युवा नरों के साथ प्रतिस्पर्धा में है, अपने इस पागलपन और निडरता को दूसरों के सामने दिखाना ही उसे जैविक रूप से सबसे तार्किक कदम लगता है। हाँ, भले ही हमें वो बेवकूफ़ी लगे। राइट। गर्भ की प्रतिस्पर्धा जीतने और दूसरी मादाओं और नरों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रकृति ने उन्हें यही तरीका दिया है। लेकिन एक सेकंड रुको, यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। कीड़ों और जानवरों की बात तो ठीक है कि उनका इकलौता लक्ष्य बच्चे पैदा करना और मर जाना है, लेकिन अगर हमारा भी जैविक लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ प्रजनन करना और उसके लिए जोखिम उठाकर मर जाना ही है, तो फिर हम इंसान इतने लंबे समय तक जीवित क्यों रहते हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मेरा मतलब है 30-40 की उम्र तक आते आते हमारी प्रजनन की सबसे मुख्य उम्र बीत चुकी होती है, लेकिन फिर भी हम 70, 80 या 90 साल तक जीवित रहते हैं। क्यों? और यहीं पर इंसानी दिमाग इस पूरी कहानी के नियमों को बदल देता है। मनुष्यों के पास दिमाग का एक ऐसा हिस्सा है जो बाकी जानवरों में इतना विकसित नहीं है, हमारा नियोकॉर्टेक्स। नियोकॉर्टेक्स, क्या ये हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है? ये उससे भी कहीं बढ़कर है। ये समझ लीजिए कि नियोकॉर्टेक्स एक तरह की बेहद एडवांस हार्ड ड्राइव है। ये केवल बुनियादी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि ये हमारे पूरे जीवन के अनुभवों, कौशल और जानकारी को जमा करता है। अच्छा, तो ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए है? बिल्कुल। एक इंसान की अहमियत सिर्फ उसके जीन या शुक्राणु तक सीमित नहीं है, उसकी अहमियत उसके दिमाग में जमा ज्ञान में भी है। ओह, तो इसीलिए इंसान प्रजनन की उम्र बीत जाने के बाद भी दशकों तक जीवित रहता है, ताकि वो अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को सिर्फ अपना डीएनए ही नहीं बल्कि अपना अनुभव और ज्ञान भी सौंप सके। एकदम सही। वो उन्हें सिखा सके कि आग कैसे जलानी है, शिकार कैसे करना है या समाज में कैसे रहना है। बिल्कुल। यही कारण है कि जीव विज्ञानियों ने एक बहुत ही रोचक तुलना की है बुल एलिफेंट सील और बुल एलिफेंट मैन, यानी उम्रदराज और अनुभवी इंसानी पुरुषों के बीच। क्या तुलना है? जो सील मछलियां होती हैं वो ताउम्र लड़ती रहती हैं, लेकिन जो इंसान उम्रदराज हो जाते हैं वे अपनी जान जोखिम में नहीं डालते। वे समझदार और सुरक्षा को लेकर अधिक सचेत हो जाते हैं। मुझे कार भगाने वाले उस टीनेज लड़के का उदाहरण याद आ रहा है। जब वो लड़का 45 या 50 साल का हो जाएगा तब वो वैसी हरकतें नहीं करेगा। हाँ, तब उसका नियोकॉर्टेक्स हावी हो जाएगा। मैंने पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट एलन रॉजर्स की एक रिसर्च पढ़ी थी, जहां उन्होंने बीमा कंपनियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया था। ये इंसानी समाज पर इवोल्यूशन के इस प्रभाव को शीशे की तरह साफ कर देता है। एलन रॉजर्स का वो अध्ययन बहुत ही बेहतरीन है। बीमा कंपनियों के आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि 18 से 25 साल के युवा पुरुष अपने भविष्य की बिल्कुल परवाह नहीं करते। हाँ, वो फ्यूचर को डिस्काउंट कर देते हैं।
राइट। वो सबसे ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते हैं, सबसे ज़्यादा दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, और इसी वजह से उनका कार इंश्योरेंस का प्रीमियम हमेशा सबसे ज़्यादा होता है। उनके लिए आज का रोमांच और दिखावा आने वाले कल की सुरक्षा से कहीं बड़ा है। यानी वो टीनेज लड़का जो कार भगा रहा है, वो अपने नियोकॉर्टेक्स का इस्तेमाल करने के बजाय अपने टेस्टोस्टेरोन और आदिम जीन के इशारे पर नाच रहा है। वो मोर की तरह अपनी पूंछ दिखा रहा है ताकि दूसरे नरों को पछाड़ सके। बिल्कुल। जिन महिलाओं के पास गर्भ है, उन्हें इन युवा लड़कों का ये जोखिम लेना बिल्कुल बेवकूफ़ी और शुद्ध पागलपन लग सकता है, लेकिन उस लड़के के बायोलॉजिकल चश्मे से देखें तो वो महज एक इवोल्यूशनरी प्रतियोगिता जीत रहा है। एकदम सही। और यही जैविक दबाव एक और इंसानी व्यवहार को समझाता है, पुरुष ईर्ष्या, मेल जेलसी। हाँ, इवोल्यूशन के नजरिए से एक पुरुष किसी दूसरे पुरुष के उसकी पत्नी के करीब आने पर जानलेवा हद तक ईर्ष्यालु क्यों हो जाता है? ये सब पैतृक निश्चितता की उसी गहरी जैविक जरूरत से जुड़ा है जो हमने ब्लैक विडो मकड़ी के केस में देखी थी। अच्छा, पैटर्निटी सर्टेनिटी। राइट। पुरुष का जीन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जिस बच्चे की परवरिश में वो अपना जीवन और संसाधन लगा रहा है, वो असल में उसी का जीन आगे बढ़ा रहा हो। तो कुल मिलाकर ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बुनियादी और थोड़ी असहज करने वाली सच्चाई के सामने खड़ा कर देती है। हमने आज की इस विस्तृत चर्चा में जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकाला है, वो ये है कि प्रकृति की नज़र में आपका सिर्फ जीवित रहना काफ़ी नहीं है। जीवित रहना कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये एक टूल मात्र है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। आपका हर डर, आपके जीवित रहने की हर जद्दोजहद, आपकी भूख, आपकी नींद, ये सब केवल और केवल आपके प्रजनन करने के उस छिपे हुए जैविक लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। प्रकृति का एक ही नियम है, जीन का सफर रुकना नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए उस शरीर को ही क्यों ना मिटना पड़े जो उन जीनों को ढो रहा है। और ये बात ब्लैक विडो मकड़ी के आत्मबलिदान से लेकर जुगनू की मौत को दावत देती चमक तक, और नरों के बीच होने वाली खूनी प्रतिस्पर्धा से लेकर हॉटवाट कार भगाते लड़के तक हर जगह साबित होती है। इवोल्यूशन कोई सीधी, शांत और सुरक्षित प्रक्रिया नहीं है। यह जोखिम, दांव-पेच और अपने जीन को अमर बनाने की एक अंधी और खूंखार दौड़ है। तो डगलस एडम्स की उस ओवन में जाने के लिए बेताब गाय की काल्पनिक कहानी से शुरू होकर आज की ये गहरी चर्चा सोचने का नजरिया ही बदल देती है। सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल छूट जाता है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। चूंकि हमारा नियोकॉर्टेक्स हमें सिर्फ अपने शारीरिक जीन ही नहीं, बल्कि अपना ज्ञान, अपनी कला और अपने विचार भी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की ताकत देता है। हाँ। तो क्या भविष्य में कभी इंसानी इवोल्यूशन एक ऐसे मुकाम पर पहुंच सकता है जहां हमारी बौद्धिक विरासत हमारे भीतर रचे बसे प्रजनन के इस आदिम और जोखिम भरे जैविक दबाव को पूरी तरह से पीछे छोड़ दे? क्या हम कभी अपने जीनों की इस अंधी गुलामी से आजाद हो पाएंगे? ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। वाकई प्रकृति के आदिम दबाव और इंसान की विकसित बुद्धिमत्ता के बीच की इस लड़ाई में आगे जीत किसकी होगी, ये जीव विज्ञान और दर्शनशास्त्र दोनों का सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। अगली बार जब भी कोई मोर अपने पंख फैलाकर नाचता हुआ दिखेगा या रात के अंधेरे में कोई जुगनू चमकता हुआ दिखाई देगा, तो वो सिर्फ एक खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा नहीं लगेगा, बल्कि उसके पीछे छिपा जीवन और मृत्यु का वो खूनी और शानदार खेल नजर आएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। ज्ञान की इन परतों को यूं ही उधेड़ते रहेंगे।